नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपके लिए जानकारी हम लेकर लाते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा फायदा पहुंच सके। आज कार्यक्रम में मुख्य तौर से आपको हम जानकारी देंगे प्रथम प्राकृतिक जैविक खेती शिखर सम्मेलन के बारे में, लेकिन उससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। इफ्को की 46वीं वार्षिक आम सभा संपन्न। हरियाणा के किसान दुगनी आय में प्रयास की ओर अग्रसर। ड्रिप सिंचाई पाइप को बाइंडर द्वारा अधिक दिनों तक रख सकते हैं सुरक्षित। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। इफ्को यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड हमारे देश की सहकारी संस्था है जो समय समय पर किसानों के हित में काम करती रहती है। इफ्को ने अपनी 46वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। पेश है ये रिपोर्ट। किसानों की सहकारी संस्था इफ्को अपने स्वर्णिम वर्ष को देश के सभी राज्यों में 125 स्थानों पर घूम घूम कर किसानों के साथ मना रही है। कल यानी 31 मई 2017 को इफ्को ने अपनी 46वीं वार्षिक आम सभा का नई दिल्ली में आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यूएस अवस्थी एक एक कर सभी सहकार किसान बंधुओं का मिलकर स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर इफ्को की संस्था IFFDC ने अपनी स्टॉल भी लगा रखी थी जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। वर्तमान सरकार की डिजिटलाइजेशन जैसी योजनाओं को सफल बनाने के लिए इफ्को डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी स्टॉल लगा रखा था जिसमें किसानों ने भरपूर रुचि दिखाई। इस सभा को संबोधित करते हुए इफ्को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने बताया, हमारा ये कहना है कि हम डिजिटल इंडिया की जो जगह जगह बात हो रही है तो उसमें डिजिटल भारत ये हमारा सबसे बड़ा एक उद्देश्य है कि हम डिजिटल भारत में जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं, जो सहकारी हैं, सहकार जो है और किसान ये डिजिटल भारत में जुड़े, सो डिजिटल इंडिया से इसका जुड़ाव हो डिजिटल से। तो इसलिए हमने इसमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है कि भारतीय सहकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम किसान को जोड़कर उसके बारे में जो भी खेती के बारे में, पशुओं के बारे में, कोई बीमारी हो जाए, कोई टेम्परेचर कैसा है, नया एग्रीकल्चर क्या आ रहा है, नई खाद क्या है, और जगह जगह हमने किसान एम्बेसडर बनाए। जो ऐसे लोगों ने एक रिवोल्यूशनरी काम किए उनको हम उस पर ला रहे हैं और उनको लोगों को बता रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो हमारा प्रयास है ये है। और दूसरा हमारा प्रयास है कि हम स्किल डेवलपमेंट, जो यंग लोग हैं गांव में और जिनको कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उनको डिजिटल व्यवस्था से स्किल डेवलपमेंट करना, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 21वीं सदी जो है डिजिटल सदी है और ये सदी में हमारे किसान और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पीछे न रह जाए, ये हमारा सबसे बड़ा कदम है। तो हम लोग महिलाओं को बहुत अधिक जागृत कर रहे हैं और महिलाओं को इनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे पास आए, और जो महिला हमारी फ्रेंचाइजी करती हैं उनको हम 60% प्रॉफिट देते हैं, बाकी पुरुष की सोसाइटी को 50%। वर्तमान सरकार की कृषि नीति के तहत किसानों की आय साल 2022 तक कैसे दुगनी हो, इसकी योजना की तैयारी कर ली है। वहीं हमारे किसान भाई बहन भी कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि व्यवसाय द्वारा आगे आ रहे हैं। हरियाणा राज्य के ज्यादातर किसान अपने व्यवसाय में आधुनिक तकनीक एवं उन्नतशील कृषि उपकरणों व बीजों का इस्तेमाल कर उपज बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की दोगुनी आय से उनको और प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ के किसान दुगनी पैदावार करने में सक्षम हैं, वहीं सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान ग्राम उरनाला खुर्द पानीपत के सरदार प्रीतम सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया, हमारी सेंट्रल सरकार मोदी जी ने अभी ये टारगेट रखा है कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी करनी है, आमदनी दुगनी करनी है। अच्छा सोच है किसानों के लिए। मैं सोचता हूँ कि उनकी सोच बहुत बढ़िया है। इंग्लिश की कहावत है कि सूनर और लेटर अवर थॉट बिकेम अवर एक्शन, एवरी एक्शन इज प्रोसीडेड बाय ए थॉट। अगर हम कुछ सोचेंगे तो उसके करने का भी हम बाध्य होंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। हम सोचेंगे तो मैं मानता हूँ कि अगर सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है तो सरकार फार्मर के लिए कुछ करेगी भी। लेकिन यही मान के चलना कि 2022 तक कब फार्मर की इनकम दुगनी हो जाएगी। मैं तो दुगनी नहीं, अगर हम 50% भी और ऐड कर लेते हैं तो फार्मर काफ़ी संतुष्ट होगा, फार्मर उसमें सर्वाइव करता रहेगा। तो कम से कम सरकार को यह सोचना चाहिए कि कुछ पॉलिसियाँ ऐसी फार्मर हितैषी, किसान हितैषी बनाई जाएँ कि एक तो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि उत्तरी भारत में किसानों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए कि एक तो किसान अपना गोदाम बनाए, जो फसल पैदा कर लेते हैं
कि उसको कम से कम उनका स्टोरेज के लिए उनको थोड़ी सब्सिडी इस टाइप पे इस तरह की दी जाए कि किसान अपने स्टोर बनाएं, कोल्ड स्टोर ज़्यादा बने। अभी हम यहाँ आलू की खेती कर रहे हैं तो यहाँ आसपास कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। ये फार्मर पैदा करता है तो उसको सरकार कोई उसको सुविधा दे कि वो उसकी फसल बिक जाए, कम से कम ये श्योर हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस ड्रिप सिंचाई पद्धति में इस्तेमाल होने वाले पाइप की उचित देखभाल की जाए तो हमारे किसान 6-7 सालों तक ड्रिप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर अपना पैसा एवं पानी की बचत कर सकते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति हमारे देश के रेगिस्तानी भाग एवं जहां पानी की उपलब्धता कम हो कारगर साबित हो रही है। इस सिंचाई पद्धति में पाइप द्वारा बूंद बूंद पानी टपकाकर पौधे को नमी पहुंचाई जाती है। ये ड्रिप पाइप किसान थोड़ी सी तकनीक अपनाकर दीर्घ काल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और उसी को कारगर करने के लिए बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है उसकी ये जो ड्रिप लाइन है इनका रोल अहम है। और ड्रिप लाइन है, जैसे हमारे किसान भाई फसल खत्म हो जाती है तो ड्रिप लाइनों को इकट्ठा करने की बजाय उनको एक साइड में खेत की मेड़ के ऊपर या दोहरे के अंदर या साइड में आप इकट्ठा कर देते हैं और वो लंबी पूरी गर्मियों में पड़ी रहती है। जिस ड्रिप लाइन की उम्र 6-7 साल होनी चाहिए थी वो धूप के कारण से, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो गर्मियों में तापमान यहाँ 45-46 डिग्री तक जाता है, और आपकी ड्रिप लाइन है ये अगर सीधी 2 महीने तक धूप में पड़ी रहेंगी तो उनकी उम्र आधी हो जाएगी, वो तीसरे साल या चौथे साल ही आपकी ड्रिप लाइनें टूटनी शुरू हो जाएंगी। साथ में उसके ऊपर ये जो साल्ट हैं वो काफ़ी मात्रा में सूख जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो फिर वो आपको साफ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं, एक छोटा सा 1200 से 1500 रुपये का ड्रिप बाइंडर आता है। ड्रिप बाइंडर क्या करेगा, इन ड्रिप लाइनों के रोल बना देगा, उनको इकट्ठा कर देगा जिससे आपको लगाने में आसानी रहेगी। ड्रिप लाइन है, अब जैसे आपका काम खत्म हो गया, फसल खत्म होगी, आप इसको बाइंड करिए, बाइंडर से इसके रोल बनाइए और अपने छाया में रख के इसका स्टोर करिए। इससे एक तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, साथ में जो चूहे और उनसे नुकसान होना वो कम हो जाएगा, और साथ में जो साल्ट डिपॉजिट हो रहे हैं वो भी कम होंगे, और साथ में साफ सफाई है वो अच्छी हो जाएगी, और इसकी उम्र है वो लगभग 6 से 7 साल है वो हो जाएगी। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन लगभग पूरे भारत में ठीक ठाक बरसात होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में आज अधिकतर स्थानों पर तो कल कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड में आज अनेक जगहों पर और कल कुछ एक जगह बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे तो कल कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। हालांकि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में आज अनेक तो कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की उम्मीद है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश के छींटे पड़ सकते हैं। राजस्थान में आज और कल कहीं कहीं बूंदें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अब बात पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड में आज और कल इक्का दुक्का जगह बरसात होगी। वहीं ओडिशा में अगले 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज अनेक तो कल अधिकतर जगह बादल बरसेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और कल ज्यादातर हिस्सों में बादल बरसेंगे। वहीं असम और मेघालय में अगले 2 दिन ऐसी ही बारिश की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिणी राज्यों की ओर। केरल में आज और कल ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। वहीं दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में आज अनेक तो कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की बूंदें पड़ सकती हैं। तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में अगले 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। इसी तरह की बरसात तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी हो सकती है। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज अधिकतर स्थानों पर तो कल अनेक स्थानों पर बरसात होगी, जबकि लक्षद्वीप में आज और कल ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है।
खेती की खबरों में बस इतना ही और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैविक खेती के महत्व को हर कोई जान रहा है और इसी के चलते बेंगलोर में प्रथम प्राकृतिक जैविक खेती शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए इसी संबंधित देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले दिनों कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में 9 से 10 मई 2017 को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय था प्रथम प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 106 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर ने इस शिखर सम्मेलन की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया। नैसर्गिक खेती पर हम जोर दें। लोग अक्सर समझते हैं नैसर्गिक खेती से नुकसान होता है, बहुत महंगी ये सब जो रासायनिक खाद लाने से ही अच्छा फसल आता है, तभी मुनाफा होगी। इस तरह का एक गलत फहमी है लोगों के मन में, उसको निकालना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए यशस्वी जो नैसर्गिक कृषि वाले अपनी बातों को, अपनी यश को, अपनी जो सक्सेस को लोगों के सामने रखें, वो भी एक उद्देश्य है इस समावेश में। आप लोगों के सामने रखिए, कृषकों को उत्साह। आप जब अपनी जो सक्सेस स्टोरी उनके सामने रखते हैं तब उनके भीतर उत्साह, एक धैर्य लगता है। अच्छा ठीक है, हम भी कर सकते हैं, बगैर नुकसान के हम कर सकते हैं। जीरो बजट फार्मिंग पर पूरा जोर देना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात है जल को संरक्षण करना। तब उसमें हम किस तरह के ये रासायनिक चीज़ें डालते हैं, साबुन के दरे, कपड़े धोते हैं, उसमें इतने सारे हानिकारक रासायनिक चीज़ें होती हैं, ये सब हमको पता ही नहीं चलता। तो ये साबुन हो या जो भी हम पानी में डालते हैं, कचरा सब डालते हैं, ये नहीं डालना चाहिए। पानी की संरक्षण, पानी की शुद्धता को बनाए रखना, इस पर भी हमें जोर देना चाहिए। आपने सुना होगा हमारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ दिल्ली में, उसका मकसद यही था कि वो जमुना इतना गंदगी से भरा हुआ है, उस पर लोगों को ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने वहाँ किया। सबसे पहले वहाँ का काम ये हुआ, तब देश भर के ऑर्गेनिक फार्मिंग जितने लोग यशस्वी बने, 50 लोगों को वहाँ ले जाके प्रधानमंत्री के हाथ में उन सब को सम्मान करा, ताकि दुनिया जाने, देश जाने कि कृषि जो है वो अच्छा कर रहे हैं और एक देश के लिए एक निदर्शन बन चुके हैं। और वहाँ पानी को कैसे शुद्ध रखना, इसके लिए एंजाइम वगैरह का उपयोग करना है, ये भी एक मकसद था, विचार था। और सरकार भी चेत जाए कि जल्दी से जल्दी जमुना जी साफ हो जाए। इस उद्देश्य से हमने जमुना के किनारे कार्यक्रम का आरंभ किया था।
इस अवसर पर पूरे देश से आए विभिन्न प्रतिभागियों ने इस जैविक शिखर सम्मेलन में जैविक खेती के महत्व पर अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। सबसे प्रधान मुद्दा हमारा है कि खेती में जो खर्चा जो है वो बढ़ते जा रहा है और अनेक कारण से मुनाफा कम होते जा रहे हैं किसानों का। तो इसीलिए हमारे जो काफ़ी लोग जो प्रगतिशील किसान हैं महाराष्ट्र में वो सेंद्रीय खेती के ओर जा रहे हैं। तो उसमें एक तो उनका वहाँ पे जो विदर्भ है मराठवाड़ा में, वहाँ पे वैसे भी थोड़ा रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड यूज़ बाकी देश के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिर भी जैसा जैसा वाणिज्य फसल जो लेते हैं कॉटन सोयाबीन, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र यूज़ ज़्यादा है। तो हम लोग किसानों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सॉइल टेस्ट के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र समझदारी से यूज़ करना है। दूसरा, हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में हम हर तालुका में और हर डिस्ट्रिक्ट में हर महीने पहले वीक में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। उसको एक तो किसानों को हमारे फार्म में बुलाते हैं, कभी हमारे शास्त्रज्ञ या वैज्ञानिक वहाँ भी जाते हैं। तो उसमें हमारा जो IPM, INM और जो सॉइल टेस्ट का महत्व और फेरोमोन ट्रैप्स का यूज़ करना, तो बाकी हर चीज़ जो केमिकल का यूज़ कम होना चाहिए। खास करके सॉइल टेस्ट का जो हमने एक मुहिम के रूप में लिया है, उससे बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं हमारे राज्य में। और अभी कम से कम हर एक विद्यापीठ को KVK को टारगेट दिया गया। उस टारगेट के हिसाब से हम सॉइल टेस्टिंग कार्यक्रम बहुत सीरियसनेस से ले रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में एक हम मॉडल एक्सपेरिमेंट या मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगले 2-3 साल में हमने कम से कम हमारे विद्यापीठ के अंदर हमारा जो मेन एरिया में जो क्रॉप्स हैं, एक तो कॉटन है, सोयाबीन है और खरीफ ज्वारी या रबी ज्वारी। तो स्पेशली कॉटन और सोयाबीन में रासायनिक पेस्टिसाइड यूज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उसमें कम से कम 50% से 25% कम करने का हमारा टारगेट है। तो हम अचीव करेंगे, हमारा विश्वास है। आज अगर जीवन बचाना है तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती कोई फैशन नहीं है। प्राकृतिक खेती कोई सिर्फ खेती की एकमात्र नई धारा नहीं है। वो जीवन बचाने की बात है, वो सभ्यता बचाने की बात है, वो संस्कृति बचाने की बात है। अगर आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो प्राकृतिक खेती ही एकमात्र रास्ता है। प्राकृतिक खेती करने वाला किसान वो पानी बचाता है। प्राकृतिक खेती करने वाला किसान पर्यावरण बचाता है, वो जहर मुक्त उगाता है। और प्राकृतिक खेती करने वाला किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान का जो रिश्ता है खेती से, प्रकृति से, वो माँ और पुत्र का रिश्ता है। और प्राकृतिक खेती करने वाला जो किसान है, वो किसान एक तरह से संतोष और प्रकृति के प्रति एक कंपैशन का रिश्ता, करुणा का रिश्ता महसूस करता है। इसलिए वो आत्महत्या भी नहीं करता, प्रकृति का शोषण भी नहीं करता। सो ये जो वर्तमान में जो प्रकृति का संकट है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, पानी का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है, इन तमाम तरह के संकटों का एकमात्र समाधान है प्राकृतिक खेती। आने वाले समय में मुझे लगता है कि आर्ट ऑफ लिविंग और भारत सरकार को मिलकर इस विषय में काम करना चाहिए। भारत सरकार को खास तौर पर जोर देकर जो नई योजनाएं चलाई हैं, परंपरागत कृषि विज्ञान योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना से लेकर और दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, इन तमाम योजनाओं को बड़े पैमाने पे ग्रास रूट्स तक, नीचे तक लेके जाना चाहिए। गांव-गांव तक इन योजनाओं को लेके जाना चाहिए। भारत का किसान तभी बचेगा अगर प्राकृतिक खेती अपनाएगा। और आखिरी बात, किसान की आमदनी दुगने करने का जो मुद्दा है, प्राकृतिक खेती बहुत बड़ा माध्यम है किसान की आमदनी में वृद्धि करने का। गुजरात में करीब 30 सालों से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता हूं और पिछले 15 सालों से मैंने ये भी देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वो ठीक नहीं है। उसके बारे में थोड़ी बात की जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स बाय स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में दुनिया भर में कहीं भी मान्य नहीं है। और क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग किसान की और मनुष्य जाति की प्रकृति के साथ क्या संबंध होना चाहिए उसकी फिलॉसफी के ऊपर है।
ज़मीन, पानी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट, इन सारी चीज़ को हमें अपने प्राकृतिक रूप में रखनी चाहिए और उसको संवारना चाहिए। खेती विरासत मिशन के सहयोग से मैंने 2015 से, और डॉक्टर पेला एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से हैदराबाद के रहने वाले, उनकी रहनुमाई के नीचे मैंने एक मॉडल फार्म डेवलप किया है पंजाब में, जहाँ पे मैं साल भर में से 60 फसलों की काश्त करता हूँ। और मेरे पास 120 किस्म के ट्रीज़ हैं। ट्रीज़ का मुझे बहुत शौक़ है। मेरे 20 एकड़ खेत में 1500 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि है। जब मैं वकालत करता तो बहुत पैसा कमा रहा था, मैं महीने का 1.5 लाख रुपए कमाता था, लेकिन ये पैसे से मैं अपनी फैमिली नहीं बचा सका। इस पैसे से मैं अपना बाप नहीं बचा सका, इस पैसे से मैं अपना छोटा भाई नहीं बचा सका। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमें फूड चाहिए। तो मैं अपने जो भी देखने वाले हैं, यंगस्टर हैं, उनको ये बेनती करना चाहता हूँ कि जो भोजन है उसमें जहर है। आप पैसे से अपनी फैमिली को नहीं बचा सकते, आप भोजन से ही अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कुदरती खेती है, यही है, नेचुरल फार्मिंग है, यही है जो हमें हमारे बच्चों को बचा सकती है, हमारी फैमिली को बचा सकती है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भिन्न पहलुओं पर कार्य करता है और इस तारतम्य में भिन्न सेमिनार ऑर्गेनाइज कराना, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराना, इंटरनेशनल इवेंट कराना और इसके साथ साथ लैब टू लैंड, लैंड टू लैब दोनों तरह के कार्य राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कर रहा है। और इसी के साथ साथ देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और 2 कार्य किए हैं। एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत पूरे देश का जो राज्य सरकार है, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसको जैविक खेती से जोड़ना। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ 3 तरह का सर्टिफिकेशन, 2 तरह का सर्टिफिकेशन सिस्टम चलता है। एक तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम, जिसमें किसानों से ऑर्गेनिक सर्टिफाई करने के लिए पैसा फीस लिया जाता है। इस तरह की 27 एजेंसीज आर वर्किंग अक्रॉस द कंट्री। तो उसमें क्या है कि क्योंकि हमारे जो फार्मर है उनका जो कैपेसिटी है उस तरह से नहीं है कि ऑल फार्मर कैन पे द मनी एंड गेट द सर्टिफिकेट, इसीलिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने जो किसान दोज हु आर नॉट इन कैपेसिटी और पोजीशन टू पे द मनी फॉर सर्टिफिकेशन, जो लोग सर्टिफिकेशन के लिए पैसा पे नहीं कर सकते, उनके लिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने, कृषि एवं सहकारिता विभाग एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक स्कीम चलाई है जिसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या सहभागिता गारंटी प्रणाली। सहभागिता गारंटी प्रणाली जो कि पूरे देश के जो किसानों को एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में जोड़ती है और pgs-india-ncf.gov.in ये हमारी वेबसाइट है। इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यानी किसान लोग अपना ग्रुप बना के अपने आप को पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। इसका वेबसाइट का नाम मैं एक बार फिर बताता हूँ, pgs-india-ncf.gov.in। अगर इसमें आप जुड़ेंगे तो किसान का पूरा डाटा वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन में एकत्रित हो जाएगा और वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जब ग्रुप में मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उनका नाम, पता और वो फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस वेबसाइट पे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में जुड़ जाएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आज तक हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए खुला बाज़ार नहीं है। इस खुले बाज़ार को जोड़ने के लिए जो आम आदमी है, आम आदमी जैसे ही PGS इंडिया या पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम की वेबसाइट को क्लिक करेगा, उसके आसपास के जो तमाम किसान हैं उनके नाम पते आ जाएंगे, वो क्या पैदा कर रहा है, किस तरह पैदा कर रहा है, उसका जो कमोडिटी है वो किस रेट पे मिल रहा है, उसको ये सारी जानकारी आ जाएंगी। और पूरे देश में बैठा हुआ कोई भी आदमी किसी भी कहीं की भी किसी भी स्टेट की कमोडिटी को, ऑर्गेनिक कमोडिटी को की जांच पड़ताल करके उसको खरीद सकता है, बेच सकता है। इससे देश में जो ऑर्गेनिक का बाज़ार डेवलप होगा और ऑर्गेनिक को एक अहम पहचान मिलेगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दें कल आपकी चिट्ठी, आपके पत्र यानी जो हमारे कार्यक्रम में आपके सवाल शामिल होते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे विशेषज्ञ द्वारा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।